वेलकम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी, इसमें जो धातुओं के लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता है उसके लिए हम ग्राफ बना रहे थे और वो प्रायोगिक ग्राफ किस तरह से आ रहा था कि T टेंड्स टू 0 केल्विन पर वो प्रोपोर्शनल टू T था, इसके बाद प्रोपोर्शनल टू T क्यूब था न्यून तापों पर, और उच्च तापों पर वो 3R था। तो उच्च तापों पर अगर हम बात करें तो उच्च तापों पर जो मेन योगदान था वो किन का था? केवल परमाणुओं का, जालक आयनों का, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उसमें जो योगदान था वो नेग्लिजिबल था, क्योंकि जालकों की वजह से जो एनर्जी या सीवी की जो वैल्यू आ रही थी वो 3R आ रही थी, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आ रही थी 3/2R आ रही थी। टोटल होना चाहिए था 9/2R, लेकिन उच्च टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर जो सीवी है वो कितना आ रहा है? प्रायोगिक रूप से 3R। तो हम यहां से कह सकते हैं कि केवल उच्च तापों पर किसका योगदान होगा? जालक परमाणुओं का योगदान होगा। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी उनका योगदान वहां पर नेग्लिजिबल होगा। अब हम बात करते हैं T टेंड्स टू 0 केल्विन पर, क्योंकि न्यून तापों पर तो हमने बात कर ली थी, न्यून तापों पर तो ठोसों के लिए हमने बात कर ली थी। न्यून तापों पर जो Cv है वो प्रोपोर्शनल टू आता है T क्यूब डिवाइड के T क्यूब नियम से, ठीक है, ये वाली तो बात कर ली थी। अब T टेंड्स टू 0 केल्विन पर नहीं की थी, एग्जैक्ट टेंड कर रहा है 0 केल्विन की ओर, तब नहीं की थी। तो उस पर देखते हैं। देखो तो T टेंड्स टू 0 केल्विन के लिए अगर हम बात करें, टेंड कर रहा है 0 केल्विन की ओर, तो जो उसमें मेन योगदान होगा इलेक्ट्रॉनों का होगा, और इलेक्ट्रॉनों के लिए जो आंतरिक ऊर्जा है U इलेक्ट्रॉन्स से हमने रिप्रेजेंट कर दी कि जब टेम्परेचर कैसा है, टेंड्स टू 0 केल्विन है, तो उस स्थिति में जालक परमाणुओं का विशिष्ट ऊष्माधारिता में योगदान बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। सबसे टेम्परेचर जैसे टेंड्स टू 0 केल्विन है, ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को वो एनर्जी मिलेगी, बाहर से हम एनर्जी जो दे रहे हैं सबसे पहले किसको जाएगी? इलेक्ट्रॉनों के लिए। आप नॉर्मल भी सोच सकते हो कि परमाणु की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ठीक है, इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो इस तरह से 2 8 18 इस तरह से बढ़ते हुए हुए, और बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो सर्वप्रथम यदि हम इसको एनर्जी देंगे तो सर्वप्रथम किसको मिलेगी? वो इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। और उसके बाद यदि हम टेम्परेचर, ऊष्मा का मान ज्यादा देते हुए जा रहे हैं तो बाद में वो एनर्जी कहां पर ट्रांसफर होगी? अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को। यानी कि ये कह सकते हैं कि परमाणु को हो रही है वो, क्योंकि इसको छोड़कर हम जो शेष वाला भाग है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो शेष वाला भाग है उसको हम जालक बोल रहे हैं, परमाणु बोल रहे हैं, या आयन बोल सकते हैं, जालक आयन। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मतलब वो क्या, कैसा हो जाएगा? आयन बन जाएगा। तो टेम्परेचर कम है तो सर्वप्रथम तो एनर्जी किसको मिल रही है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को। जैसे जैसे हम एनर्जी को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो एनर्जी है वो अंदर की ओर जाती हुई जा रही है, मतलब वो परमाणु के लिए मिलती हुई जा रही है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर T टेंड्स टू 0 केल्विन पर तो इलेक्ट्रॉनों का योगदान होगा, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इनका योगदान कम होता हुआ जा रहा है। तो हायर टेम्परेचर पर किसका योगदान था? जालक परमाणुओं का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका योगदान होगा, जो कि कैसी अवस्था में है? ये सारे के सारे बद्ध अवस्था में। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन किससे बंधे होते हैं? कूलाम आकर्षण बल से बंधे होते हैं वहां पर, तो इसलिए वो उनको छोड़कर नहीं जा सकते। तो एनर्जी जो उनको मिल रही है वो मिलने वाली एनर्जी कौन सी होगी? सीबी जालक होगी। उसका जो योगदान है वो वहां पर बढ़ता हुआ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने पर। तो T टेंड्स टू 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉनों की जो यांत्रिक ऊर्जा होगी, आंतरिक ऊर्जा, वो होती है K2 अपॉन में EF और N है टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेचर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और EF क्या है? यहां पर बताया था फर्मी ऊर्जा स्तर कि T टेंड्स टू 0 केल्विन पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैक्सिमम कितनी एनर्जी रखेंगे? फर्मी ऊर्जा स्तर के बराबर की एनर्जी वहां पर रखेंगे। अब U इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, U इलेक्ट्रॉन मतलब आंतरिक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनों के पास कितनी इंटरनल एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी से भी मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से अपन Cv इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, और Cv इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा? du इलेक्ट्रॉन अपॉन में dt। इसका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा? K2 N2T अपॉन में EF, ठीक है। K2 या इसको पूरे को हमने A मान लिया, K इंटू T, जहां हमने एक जो कांस्टेंट माना है वो कितना मान लिया? K2 N2
2k2n/EF को हमने कितना मान लिया, a मान लिया, और न्यून तापों पर कितना आ रहा था, CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, तो CV इक्वल टू यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हमने B मान लिया, BT क्यूब। ठीक है, तो टोटल जो CV इलेक्ट्रॉन होगा वो AT प्लस BT क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में, AT प्लस BT क्यूब, दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में। यहाँ पर जो CV है उच्च ताप पर तो कितना आ रहा है, 3R के बराबर, और लोअर पर AT प्लस BT क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। दैट मींस मतलब क्या रहा कि जब टेम्परेचर T टेंड कर रहा है जीरो की ओर, T टेंड कर रहा है जीरो की ओर, तो इसकी तुलना में ये वाली जो टर्म है वो अधिक प्रभावी होगी। क्यों होगी, T टेंड्स टू 0 केल्विन से मतलब क्या रहा, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/6, इस तरह से हो सकता है टेम्परेचर केल्विन में। तो 1/2 अगर हुआ तो यहाँ पर 1/2 की पावर क्यूब हो जाएगा, यानी 1/8। तो इसकी तुलना में ये वाली टर्म कम प्रभावी होगी, क्योंकि अंश की तुलना में हर बड़ा हो गया, तो टेम्परेचर का मान कम है तो ये वाली प्रभावी होगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये प्रभावी हो जाएगी, और हायर टेम्परेचर पर ये कैसी वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट 3R, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम इस ग्राफ को समझा सकते हैं। तो लिखना इसमें आगे, यहां तक लिख लिया था आपने कि अर्थात विशिष्ट ऊष्मा में, उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्मा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो योगदान है वो नगण्य होता है। सबसे पहले टेम्परेचर लोअर होगा तब इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हुए जाते हैं तो योगदान है वो कम होता हुआ जाता है। अगली लाइन से लिखना, फर्मी-डिराक सांख्यिकी के अनुसार लिखना, फर्मी-डिराक सांख्यिकी के अनुसार परम शून्य ताप T इक्वल टू 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, T इक्वल टू 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा फर्मी ऊर्जा EF के बराबर होती है, अधिकतम ऊर्जा EF के बराबर होती है। अर्थात परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन फर्मी ऊर्जा स्तर तक भरे रहते हैं, अर्थात परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन फर्मी ऊर्जा स्तर तक भरे रहते हैं, तथा किसी ताप T पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा kT होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ kT प्लस हाफ kT कितनी हो जाएगी, kT। तथा इस ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन फर्मी ऊर्जा स्तर से चालक स्तर में चले जाते हैं। फर्मी ऊर्जा स्तर से चालक ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। यदि T टेंड्स टू 0 केल्विन पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो, यदि T टेंड्स टू 0 केल्विन पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N है तो इलेक्ट्रॉनों की आंतरिक ऊर्जा निम्न होगी, लिख दो इसको, आंतरिक ऊर्जा U इलेक्ट्रॉन इक्वल टू k2T2n/EF, और इसको यहां तक करके इसको लिख दो AT, और जहां पर ये कितने के बराबर है, A है 2k2n/EF। ये नहीं लिखना है अभी, लैंग्वेज लिखवानी है पहले। आगे लिखना, तथा हम जानते हैं कि न्यून तापों पर ठोस परमाणु के लिए
हम जानते हैं कि न्यून तापों पर ठोस परमाणुओं के लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता टी क्यूब के समानुपाती होती है, जिसे डेबाई का टी क्यूब नियम कहते हैं, अर्थात Cv जालक प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, इधर लिख रहा है राइट साइड में, उसमें से लिख लो, इंप्लाइज करके लिख देना Cv इक्वल टू बीटी क्यू, Cv जालक इक्वल टू बीटी क्यू, और उस ग्राफ को बना लो, ग्राफ नहीं बनाया होगा आपने, बीटी क्यू तब Cv इलेक्ट्रॉन इक्वल टू AT प्लस बीटी क्यू, इस तरह से लिख देना Cv इलेक्ट्रॉन इक्वल टू AT प्लस बीटी क्यू। अब ग्राफ को बना लो, ठीक है, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट कर लेना। इससे बाद अगले टॉपिक को पढ़ेंगे संपर्क विभव, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल को, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।